तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल जो होता है वो बाहर बैठा होता है घुटने टेक कर, जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं कि थ्रोन के ऊपर एम्परर वाकई में नहीं होता बल्कि उसका जो प्राइम मिनिस्टर जैंग मासो होता है वो बैठा होता है। तो जैंग मासो कहता है क्या ग्रैंड मार्शल अभी भी वहां पर बाहर बैठा हमारी कमांड का वेट कर रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू से कहता है जी सर अभी वहीं पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, लगता है कि जब तक वो एम्परर को देख लेता तब तक वो नहीं जाएगा। तो इसी के साथ जैंग मासो से कहता है कमीना कहीं का कुछ ज्यादा इग्नोरेंट है, मुझे लगता है कि इस जैसे बेवकूफ को जल्दी से यहाँ पर से हटाना पड़ेगा, वो कुछ ज्यादा ही एम्परर का वफादार है। साथ ही वो कहता है कि चलो फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर से बेचते हैं, वो कई दिनों से यहाँ पर दरवाजे के ऊपर ही घुटने टेक कर बैठा हुआ है। तो जैंग मासो जो है अपने लोगों से कहता है कि एक लेटर लिखो, उसके ऊपर स्टैंप लगाओ एम्परर की और उसे दे आओ। तो उसी के साथ ही एक नौकर जो होता है वहां पर से मोहर लगाकर उसको देने के लिए चला जाता है। तो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो होता है ये देखने के बाद कहता है कि सर आप क्या वाकई में आप ग्रैंड मार्शल को और ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हैं? अगर उसे वाकई में पता चल गया कि एम्परर इस वक्त बीमार है और उसकी जगह के ऊपर आप थ्रोन के ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। और ग्रैंड मार्शल के नीचे इस वक्त जो 3 लाख सोल्जर्स की आर्मी है वो सारे के सारे हमारे इंपीरियल फैमिली की तरफ आगे बढ़ेंगे और आकर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड मार्शल अपनी मर्जी के साथ 3 लाख सोल्जर्स की आर्मी को यूज कर सकता है? ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ना ही वो ऐसा करने वाला है। वो लोग जहां पर आर्मी से हैं वो लोग बारबेरियंस नहीं है। बारबेरियंस और आर्मी यही तो फर्क होता है। ग्रैंड मार्शल को अच्छी तरह से पता है कब ये करना और कब ये नहीं करना। ग्रैंड मार्शल तुमसे ज्यादा समझदार इंसान है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि डोंग बैंग चुनहू यानी कि ग्रैंड मार्शल जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर डाउनग्रेड होने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो मेरी नजर में है। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी की कमजोरी को हम यूज करके उसे डाउनग्रेड करेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और आपको याद होगा कि पहले भी यहाँ पर बारिश का सीन था और बारिश में कुछ बुरा हुआ था। तो हमारी प्रिंसेस को दिखाता है, मैं से प्रिंसेस ही कहूंगा, तो हमारी राइमी को दिखाता है कि राइमी जो होती है वो बैठी होती है, वो कपड़े की बुनाई कर रही होती है। उसी के साथ ही बाहर बारिश की तरफ देखती है और कहती है कि आज तो बारिश हो रही है और बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो रही होती है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है, गार्ड्स जो होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर वो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू का बेटा पहुंच जाता है। तो मिनिस्टर का बेटा वहां पर आता है अपने गार्ड्स के साथ और कहता है कि देखो आज क्या यहाँ पर बारिश होनी थी, आज तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक नई दुल्हन लेने के लिए आया था और जाकर आज रात खूब सारे मजे करने वाला था, लेकिन खैर यहाँ पर बारिश में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। उसका गार्ड उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं आपके लिए नए जूतों का बंदोबस्त करूं? तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है, मुझे नए जूते नहीं चाहिए, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तो आज मैं यहाँ पर इस बारिश में इसी तरह आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ो। जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गार्ड्स उनसे कहता है कि तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी आइडेंटिटी क्लियर करो, इतनी रात के वक्त तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और इसी के साथ ही वो लोग उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें इस जगह के ऊपर रोक सकते हो? तो गार्ड्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसी के साथ एक गार्ड जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता है और इसी के साथ एक टोकन निकाल कर उनके सामने करता है। वो टोकन देखने के बाद दोनों गार्ड जो होते हैं अपना सर झुका देते हैं और कहता है कि सर प्लीज हमें माफ करिएगा। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आई कि मैं कौन हूं? मैं मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू का बेटा हूं, यानी कि मैं एक इंपीरियल फैमिली के मिनिस्टर का बेटा हूं और तुम लोग मुझे इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो वो कहता है जी सर आप अंदर जा सकते हैं। और गार्ड्स भी उसे कहते हैं कि हाँ चुपचाप यहाँ पर अपनी ड्यूटी दो, आज हम लोग काफी अच्छे मूड में, इसी वजह से हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, वरना जिस तरह तुमने यहाँ पर अपना भाला हमारे यंग मास्टर की तरफ किया है तुम लोगों को अभी तक मार दिया होता। तो यंग मास्टर जो होता है अपने गार्ड्स के साथ वहां पर फैमिली के अंदर इंटर हो आता है। जैसे ही वो अंदर इंटर होता है दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा बेका जो होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बारिश में बाहर ही प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, वो अपनी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। जब वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था साथ ही साथ वहां पर राइमी को भी याद कर रहा था, पता नहीं राइमी को क्यों याद कर रहा है, लेकिन राइमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा होता है। वो अपने वेपन को घुमाए जा रहा होता है और उसे इस बात का ध्यान नहीं होता कि राइमी उसके पीछे आकर खड़ी है। जैसे ही वो अपने बाले को वहां पर घुमाता है तो काफी सारा पानी स्प्लैश होता है और साथ ही मां सोंगा जो होता है अपना फाइनल स्टेप परफॉर्म करता है। और इसी के साथ उसे नैनी की बात याद आती है कि नैनी ने उसे कहा था कि बेका हमेशा अपनी औकात को पहचान कर रहना, कि तुम यहाँ पर कभी भी राइमी के हस्बैंड नहीं बन सकते, यानी कि तुम उसके लवर नहीं बन सकते। ये सोचकर ही हमारा बेका जो होता है वहीं पर लंबे लंबे सांस लेता है, रुक जाता है, अपनी प्रैक्टिस को खत्म कर देता है। लेकिन साथ उसे पीछे से आवाज आती है, राइमी वहां पर आकर खड़ी होती है और उसके ऊपर पानी के छींटे पड़ चुके होते हैं। तो हमारा बेका उसे कहता है कि तुम कब यहाँ पर आए और तुम्हें क्या हुआ? और साथ ही वो उसके बाल खुश कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर आने की क्या जरूरत थी? तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, मुझे लगा ही था कि तुम बेवकूफ यहाँ पर बारिश में प्रैक्टिस कर रहे होगे, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तो हमारा बेका उसे कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ पर नैनी से डांट पड़ेगी कि मैंने तुम्हें बारिश में भिगा दिया। तो उसे कहता है कि तुम इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे कि तुमने यहाँ पर मेरे पर पानी उंडेल दिया, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, हालांकि मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आई हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है अपने बचपन के एक दिन को याद करता है जब वो
कैप्टन मोयोंग के साथ था और नदी में हमारी यंग मिस जो थी वो गिर गई थी और उस वक्त भी उसके कपड़े बेचारी के गीले हो गए थे, वहां पर वो रो रही होती है। हमारा बेका जो होता है जब यहाँ पर इन पुरानी मेमोरीज को याद करता है तो वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देता है, फिर साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो हमारी यंग मिस से कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने हंस क्यों रहे हो, इसमें इतना फनी क्या है। तुम्हारा बेका कहता है कि देखो तो जरा ये इतनी लंबी हो गई है लेकिन मुझे लगता है कि आज बिल्कुल वैसी है, यानी कि एक छोटी बच्ची की तरह ही है। राइमी आज भी उतनी की उतनी है। मेरी नजर में यहाँ पर इसका दिमाग तो एक बच्चे के जैसा ही है और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे भी इसके साथ एक बच्चे की तरह ही खेलना चाहिए, ना कि यहाँ पर बड़ों वाली फीलिंग्स बीच में लानी चाहिए। तो माँ बेका उसे कहता है कि अब तुम्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो उसे कहते हैं तो किसकी गलती है कि मैं यहाँ पर गीली हो गई हूँ। जब वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं तो उसी के साथ ही मिनिस्टर का बेटा वहां पर पहुंच आता है और कहता है कि देखो तो यहाँ पर मैंने इस लड़की को ढूंढ लिया है। तो राइमी उसे कहती है कि तुम कौन हो, तुम इस जगह के ऊपर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आ सकते, आउटसाइडर्स का हमारी इस फैमिली के अंदर इस तरह से स्वागत नहीं किया जाता। तो इसी के साथ ही मिनिस्टर का बेटा उसे कहता है कि ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि तुम यहाँ पर मुझे एक बाहर वाला कह रही हो जबकि मैं तुम्हारा घर वाला बनने वाला हूँ, जबकि मैं तुम्हारा घर वाला बनने वाला हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो राइमी उसे कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, ये क्या बकवास किए जा रहे हो। तो मिनिस्टर का बेटा उसे कहता है कि तुम्हें सच्ची बताओ तो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ब्रिज के ऊपर खड़े देखा था रात के वक्त, हालांकि रात का वक्त था लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी आंखें इस तरह चमक रही थी कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया। इसी वजह से मैं तो पहले वहां पर अपने गार्ड्स को भेजने वाला था कि वहीं पर तुम्हें लिटा लूं और तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक दो बार करने में मजा नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें तो हमेशा के लिए अपनी कंकुबाइन बना लेना चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे बाप को मुझे जहेज देने की भी जरूरत नहीं है और साथ ही उसे कहता है कि मेरा बाप मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पैसा लेकर आने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बताओ कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो अभी बात ही कर रहा होता है किसी के साथ, हमारा बेका बीच में आके बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो बेका अपना डंडा लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर से दफा हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो वहीं पर खामोश हो जाता है, फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं कि यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो, यार तुम हो कौन। उस दिन भी तुम ब्रिज के ऊपर इसके साथ खड़े थे और आज भी यहाँ पर बारिश में तुम इसके साथ खड़े हो। जबकि हमारा बेका सोच रहा होता है कि मैं से यहाँ पर अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं कौन, और साथ ही उसे यहाँ पर नैनी की बात याद आती है कि नैनी ने उसे थप्पड़ मारकर कहा था कि तुम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है, या फिर यहाँ पर ये समझ लो कि तुम इसके लिए एक बॉडीगार्ड की तरह, और तुम्हें यहाँ पर इसके साथ और कोई भी रिलेशन रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बेका जैसे ही वहां पर उसे अपने बारे में बताने लगता है, इसी के साथ ही राइमी पीछे से बोल पड़ती है और कहते हैं कि ये मेरा लवर है। ये बात सुनते ही मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू का बेटा जो होता है वो हैरान हो जाता है और हमारा बेका भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि राइमी ये तुम क्या कह रही हो। तो राइमी उसे कहती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं हमेशा से तुमसे ये बात कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसी के साथ ही वहां पर मिनिस्टर का बेटा जो होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि आज यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा कि एक नौकर तुम्हारा लवर हो सकता है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है। बेका के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमारा बेका जो है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के इस बेटे को मार डालेगा, जिसके बाद उसके लिए वाकई में मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।